आज मेरे जीवन का 1 साल कम हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और जो कुछ भी उसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ। मेरे जीवन के सफर में मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी प्रतिमा देवी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भले ही कोई बड़ी सफलता न मिला हो, जो आज कुछ भी हूँ उसमें मैं अपने माता पिता के अलावा अपनी पत्नी के योगदान को भी याद करता हूँ। अब आपके सामने अपने जीवन की वो कहानी रखने जा रहा हूँ जो मैंने अपने लिखे गए किताब में वर्णित की है। उसका सारांश यहाँ है और आप देख सकते हैं इस चित्र में। ये डायरी में अभी भी वो पांडुलिपि के रूप में ही लिखा हुआ है। पता नहीं ये पब्लिश हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पर कम ध्यान दे पा रहा हूँ। तो अगर पब्लिश हुआ तो ज़रूर आपके सामने आएगा। बाकी आप कमेंट में हमारे जीवन की इस कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में जरूर लिखेंगे। जब मैं अपने जीवन के 5 दशक के सफ़र को देखता हूँ तो एक अजीब सा अनुभव होता है। यह सत्य है कि मैंने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर और एक समाज के लिए कुछ योगदान करने वाले व्यक्ति के रूप में जो हमसे बन पड़ा, हमने वो करने का प्रयास किया है। तो आइए आज हम साझा करते हैं अपने जीवन के उस पिछले भूलते भागते क्षण को। शायद आपको मेरे जीवन के बारे में क्या कहना है आप अवश्य लिखिए। कमेंट बॉक्स में चाहें तो आप हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और मैं बताऊं, मैं इसे जन्म से नहीं कर्म से भी ब्राह्मण के जो कार्य हैं वही करता आया हूँ। शास्त्रों में, वेदों में ब्राह्मण के 2 कार्य बताए गए हैं। पहला अध्ययन अध्यापन और दूसरा पूजा पाठ। तो मेरा कार्य क्षेत्र शिक्षा रहा है और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान देता आया हूँ। 1995 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद अपने गांव में ही शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, महाराज राजेश्वरी विद्यावास। और उसके बाद उन लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताने के लिए निकल पड़े जहां शिक्षा का अंधकार था। हमने अपने मित्र मनोज सिंह के साथ मिलकर के जगाने का प्रयास किया। उस स्कूल का नाम था महाराज राजेश्वरी विद्यावास देवधा। मिट्टी के घर थे, 3-4 कमरे थे। उसी में हमने शुरू की और वो ट्रेडिशनल स्कूल था। जमीन पर ही बच्चे बैठ करके पढ़ते थे। अपने गांव के अलावा अन्य गांव जो छतरवार है, हमारे गांव के बगल में बहुत बड़ा गांव है, वहाँ के उन परिवारों के बीच में हम गए और उन्हें शिक्षा के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। आपको पता है कि अगर आप फ्री में काम करते हैं तो उसका लोग कीमत नहीं समझते हैं। जाहिर तौर पर हमें भी पैसे की जरूरत थी और उस समय हमारे विद्यालय का फीस सिर्फ 20 रुपये प्रति महीने थे। हम दोनों ने मिल करके स्कूल शुरू किया और देखते ही देखते काफ़ी अच्छा स्कूल रन करने लगा। इस दौरान मेरे भैया ने हमें सिल्लीगुड़ी बुला लिया क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली थी, अनिल शर्मा एंड कंपनी, जो चावल दाल इसके ब्रोकर का काम करते हैं। और फिर मैंने उस स्कूल को छोड़ करके हम सिलीगुड़ी चले गए और उनके काम में हाथ में बढ़ाने लगे। हमारे जो पार्टनर थे मनोज सिंह, उन्होंने उस स्कूल को चलाया। संयोग 3-4 साल के बाद मेरी शादी हुई और मेरा अनुभव सिलीगुड़ी में उस तरह नहीं रहा जैसा कि लोग सोचते थे, हमारे परिवार के लोग सोचते थे। शादी के बाद जिम्मेवारियों का बोझ आ पड़ा। फिर मैंने दोबारा गांव आए और फिर से हमने स्कूल की शुरुआत की। देवधा में भी और छतरवार में भी हम पढ़ाने का काम करने लगे। शुरू से ही शिक्षा हमारा क्षेत्र रहा है और तब से लेकर के विभिन्न स्कूलों में प्राचार्य के रूप में भी अपना योगदान दिया। जैसे दिल्ली में स्टेपिंग स्टोन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में हमने कार्य किया। अपने गांव के प्रिंसिपल के रूप में तो मैं खुद था, डायरेक्टर कहें, प्रिंसिपल कहें, सब कुछ थे। और फिर फतेहपुर के एक स्कूल ज्ञान शिखा भारतीय पब्लिक स्कूल में भी प्रिंसिपल के रूप में अपना योगदान दिया और आज सीनियर टीचर के रूप में
नवादा में अपना योगदान दिया। जीवन एक रंगा नहीं होता है, जीवन के कई पक्ष होते हैं और इससे हम भी अछूते नहीं रहे। बचपन से ही समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान देने की जिज्ञासा रही। इसीलिए बतौर समाज सेवी अनेक कार्य हमारे द्वारा किए गए। हम 7 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय नाट्य कला परिषद से जुड़ गए थे। जीवन में पहला जो नाटक था सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसमें हमने रोहित का पाठ किया था जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे और संयोग से वह रोल काफी अच्छा हुआ था, लोगों ने काफी सराहना की। इसके बाद गांव में शिक्षा का अलग जगाते हुए अपने मित्र डॉक्टर NP प्रियदर्शी के साथ ज्योति बाल क्लब सह पुस्तकालय की स्थापना की। इसमें मुख्य योगदान डॉक्टर NP प्रियदर्शी जी का ही था, जो आज पटना के प्रख्यात चिकित्सक हैं और अपना नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। काफी अच्छे इंसान हैं और मेरे परम मित्र हैं। ये पुस्तकालय की स्थापना क्यों की गई, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। दरअसल बात 1980 के दशक की है। गांव में लगातार अकाल पड़ रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। मैं खुद भी उनमें से एक था जिसको क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक सभी किताबें कभी खरीद करके नहीं ली। और अकेला मैं नहीं था, गांव के बहुत सारे असंख्य लोग ऐसे थे। क्योंकि अकाल पड़ने के कारण और अच्छी स्थिति नहीं होती थी 1980 के दशक की अगर मैं बात करूं तो गांव में 2-4 ही पक्के के मकान थे और बहुत मुश्किल से लोगों का गुजारा बसारा होता था। तो सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किया, जिनमें डॉक्टर NP प्रियदर्शी के अलावा सुरेश जी और कई सारे लोग थे, कि एक पुस्तकालय खोला जाए जिसमें हर क्लास के एक सेट किताब हो और प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर आए और समाज के विकास के लिए हर महीने बैठक हो। और समाज से ही, हालांकि वो सारे लोग SC ST और OBC के थे, जनरल कैटेगरी से मैं अकेला उस परिवार में था। कई सारे लोग कहते भी थे, क्योंकि उस समय जाति भेदभाव बहुत ज्यादा था, छुआछूत की बहुत ज्यादा बातें थी कि आप वहां पर क्यों हो, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण में मैं अकेला वहां था। बाद में हमारे तत्कालीन मुखिया जी मधुसूदन सिंह ने 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया 1990 में, जब उन्हें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योजनाओं के अनुसार पावर मिले और उससे लाइब्रेरी को काफी मदद मिली। बहुत सारी किताबें आई, दिन भर स्कूल लाइब्रेरी चलता था और बहुत सारे लोग पढ़ने के आते थे। 2 रुपये सदस्यता शुल्क रखा गया था। हालांकि कुछ लोग 5 रुपये, कुछ लोग 7.5 रुपये भी सदस्यता शुल्क देते थे और उन्हीं से दैनिक अखबार आता था और प्रतियोगिता दर्पण और सारे मैगजीन वगैरह आते थे। बहुत सारे काम उसके द्वारा किए गए। ये पुस्तकालय तकरीबन 8-10 साल तक चला और डॉक्टर NP प्रियदर्शी के घर में ही ये पुस्तकालय स्थापित की गई। इसके बाद परिस्थितियां बदली, सबको वही जो उस पुस्तकालय से जुड़े हुए थे अपने आजीविका के लिए, पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों पर चले गए। डॉक्टर साहब पटना चले गए और अन्य लोग अलग, मैं बिहार शरीफ चला गया और इसलिए वो पुस्तकालय हालांकि बंद हो गई, लेकिन अभी भी ज्योति बाल क्लब सह पुस्तकालय के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद 95 के बाद की बात नहीं करूं, स्कूल हमने शुरू किया, मैंने बताया, सिलीगुड़ी गए, मैंने वो बताया। और फिर 1989 की ही बात है जब राजीव गांधी के द्वारा नेहरू युवा क्लब की स्थापना की गई थी देश भर में। तो पूरे नवादा जिला का पहला नेहरू युवा क्लब की संस्था धोधा में शुरू की गई थी, पंजीकृत की गई थी और उसका नाम था राष्ट्रीय युवा नाट्य कला परिषद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नाट्य कला परिषद में इस बात का विरोध था कि उसका रजिस्ट्रेशन नेहरू युवा क्लब के माध्यम से कराया जाए, लेकिन कुछ लोग जो थे, जिनमें शुमाकांत सिंह, मैं और अशोक सिंह जैसे लोग जो थे, रामानुज सिंह जैसे जो लोग थे, उनका विचार था कि नहीं, नेहरू युवा क्लब के माध्यम से को रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और वो रजिस्ट्रेशन भी हुआ।
जिससे अनेक लोगों को नौकरी भी मिली। बहुत सारे कार्यक्रम करवाए गए, खेल के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं मिली और इसमें हमारा भी बड़ा योगदान था। उसमें पदाधिकारी के रूप में हम भी शामिल थे, लेकिन कालांतर में सरकार की एक बड़ी योजना आई जिसके कारण ये संस्था में भी विरोध हो गया और फिर वो लगभग चल नहीं पाई। हालांकि राष्ट्रीय युवा नाट्य कला परिषद, राष्ट्रीय नाट्य कला परिषद को ही अब राष्ट्रीय नाट्य कला परिषद कहा जाता है। अनेकों कार्य किए गए थे इस संस्था के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में और मुझे खुशी है कि उसमें हमने भी सहभागिता निभाई थी। फिर सन 2000 ईस्वी के आसपास में गांव के कुछ युवा, हम लोगों को पता चला कि पटना में एक संस्था है सोसाइटी फॉर सोशल हेल्थ केयर, जिससे पटना के बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए थे। 50 से अधिक डॉक्टर जुड़े हुए थे। शांति राय, वरुण कला सिन्हा, बहुत सारे टीचर जुड़े हुए थे। तो वहां पर मुफ्त में, बल्कि एक एग्जाम होता था, उस एग्जाम के बाद एडमिशन होता था और 1 साल के लिए एक कोर्स करवाया जाता था प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड। यानी जो गांव में डॉक्टर होते हैं, किसी के पास कुछ दिन रह करके वो सुई देने सीख जाते हैं और फिर डॉक्टरी करने लगते हैं। इन लोगों को कहना था कि नहीं, जो डॉक्टरी की बेसिक है उसको सीखने के बाद लोग गाँव जाए। तो 1 साल के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाया गया था उसमें, और उसमें हमने कोर्स की और फिर 1-1.5 साल हम पटना में वरुण कला सिन्हा के पास रह करके और अपने मित्र डॉक्टर प्रियदर्शी के पास रह करके डॉक्टरी के वो प्रैक्टिकल भी सीखे और फिर वहां आने के बाद गांव में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ सालों तक वो चलता रहा। फिर मुझे इस प्रोफेशन में इसलिए मन नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मैं अधूरा हूँ और चिकित्सा का काम एक बहुत ही संवेदनशील काम है। इसमें दिक्कत हो सकता है अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लिए। हालांकि संयोग से ऐसा कोई भी घटना हमारे साथ घटित नहीं हुई, लेकिन कुछ और मजबूरियां रही। डॉक्टर साहब के सुझाव पर हम दिल्ली गए 2005-06 में और दिल्ली में जाकर के श्रवण शांति कोचिंग सेंटर हमने शुरू की। सबसे पहले वहाँ के स्कूल दिल्ली मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, संत ज्ञान पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। दिल्ली मॉडर्न पब्लिक स्कूल मुकंदपुर का सबसे बड़ा स्कूल था और वहाँ हमने काफ़ी दिनों तक पढ़ाया और साथ साथ कोचिंग भी शुरू कर दी। देखते देखते मेरा कोचिंग चल पड़ा और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी बच्चे हो गए। 3-4 टीचर भी हमने रख लिया उस कोचिंग में। और इसी क्रम में 2011 का वो दिन आया जब अन्ना हजारे का दिल्ली में अनशन हो रहा था। पूरे देश में उनके अनशन की चर्चा थी। दिल्ली में भी रैलियां निकाली जा रही थी, मुकुंदपुर में भी रैलियां निकाली जा रही थी। एक व्यक्ति थे मास्टर धीरेन्द्र झा। उन्होंने क्या किया था, एक रिक्शा पर बैठ करके और कुछ पंपलेट छपवाए थे और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे। और मुकुंदपुर में करीब 5-7 साल से बना पड़ा स्कूल था जिसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी और दीवार के छत गिरने लगे थे, दीवार टूटने लगा था, लेकिन वो स्कूल संचालित नहीं हो पा रही थी। और इसी के लिए उन्होंने मांग रखते हुए एक बड़ा अभियान चलाया था। रिक्शे पर चल करके वो खुद बोल रहे थे। मुझे उनकी पर्ची मिली, मैं उनसे परिचित नहीं था और फिर मैंने उनको फोन किया कि सर, मैं भी आपके इस कार्य में योगदान देना चाहता हूँ। 30 तारीख को, शायद वो 30 सितंबर का दिन था, उस स्कूल के प्रांगण में बैठक हुई। इस बैठक में मैं भी शामिल हुआ और फिर तय हुआ कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उसी स्कूल में एक धरना आयोजित की जाएगी। उस धरना में हम लोगों ने भाग लिया, काफी सफल रहा। मैं उसके चित्र आपको जरूर दिखाऊंगा। और फिर चल पड़ा यह एक अभियान। शीला दीक्षित जो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली की थी, उनसे हमारी टीम मिली। उस समय के जो सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, उनसे पूरे टीम के साथ हम लोग मिले। और फिर वह दिन आया करीब 7 महीने के बाद, जब दिल्ली में मुकंदपुर में जहां 2 लाख से ऊपर की आबादी रहती थी, वहां पहला माध्यमिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। ये हमारी पहली जीत थी। पुस्तकालय के बाद विद्यालय। शिक्षा से हम जुड़े हुए हैं तो हमारे नज़र में शिक्षा ही हमेशा आता है। आज भी हमें गर्व है
कि हमारे उस 7 महीने चले आंदोलन का के प्रतिफल स्वरूप जो स्कूल खुला, आज उसमें 4 से 5 हजार बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और कई सारी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं। मैं बताऊं, बाद में मैं उस विद्यालय के शिक्षा समिति के मेंबर के रूप में भी हमको कार्य करने का मौका मिला। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी काफी सम्मान दिया और फिर वो वक्त आया जब हमने एक पुस्तकालय की नींव रखने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें मुकुंदपुर के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी बड़े लीडर उपस्थित थे। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जितने भी समाज सेवी थे सबको हमने बुलाया और वहाँ के एक ज्वलंत समस्या पर, हालांकि मैंने इससे पहले एक आकाश न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था कि प्रतिभाओं की नहीं है कमी मुकुंदपुर में, और उसमें हमने अपनी परिकल्पना पेश की थी एक सार्वजनिक पुस्तकालय की, एक ऐसे पुस्तकालय की जिसमें वैसे लोग, वैसे बच्चे, देखिए क्या होता है शहरों में कि लोग एक ही कमरे में रहते हैं, एक किचन होता है, एक कमरे में होते हैं, उसी में माँ बाप भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, टीवी भी रहता है, और वे लोग जब टीवी चलाते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कत होती है। तो हमने ऐसी एक परिकल्पना की थी कि एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें कि बच्चे को फ्री में पढ़ने को मिलेगा, स्टडी पॉइंट की तरह वो होगा, और साथ साथ उन्हें किताबें और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हमारा एक ऐसे पुस्तकालय का कल्पना था जिसके आस पास में पार्क भी होंगे, जो शाम में लोग घूमने के लिए जाएंगे, और मैंने अपनी इस परिकल्पना को अपने उस दर्द से जोड़ा जो 1980 के दशक में हमने झेला था। पढ़ने के लिए जगह नहीं था, और जो अपने गांव में ज्योति बाल क्लस और पुस्तकालय हमने जो खोली थी उस परिकल्पना से जोड़ा। लोगों को ये बातें काफी पसंद आई और लोगों ने मदद भी किया। और 15 ये घटना, ये जो मीटिंग हुई थी 6 जनवरी 2013 को हुई थी, और इसके बाद 15 फरवरी 2013 को श्रवण कुमार पुस्तकालय, मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार के नाम से श्रवण कुमार पुस्तकालय की स्थापना हुई। और ये पुस्तकालय आगे चल करके 5 सालों तक, जब तक मैं दिल्ली में रहा, वहाँ के लोगों के बीच में अपना बड़ा योगदान दिए। तो अनेकों लोग उससे पढ़ करके बहुत सारी डिग्रियां, नौकरियां हासिल की। हालांकि बहुत सारी बाधाएं आई, राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि लोग हमें जाने। उन्हें शायद लगता होगा कि कहीं मैं नेता तो नहीं बनना चाह रहा हूँ, हालांकि ऐसा कोई मेरी कभी भी इच्छा नहीं रही। आज तक मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ, 2013 की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोगों ने लगातार रोड़े अटकाए, फिर भी करीब करीब बच्चों के कार्यक्रम किए गए उसमें, जैसे क्विज कॉन्टेस्ट, हर महीने एक क्विज कॉन्टेस्ट होता था जिसमें भाग लेने वाले बच्चे को पुरस्कृत किया जाता था। इसके अलावा उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, और नशा के खिलाफ हमने रैलियां निकलवाई थी, और बहुत सारे कार्यक्रम हुए। लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से मुझे दिल्ली छोड़ करके गांव आना पड़ा, और फिर मैं ज्ञान शिखा भारती नामक स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम करना शुरू किया। हालांकि 2 साल से कुछ कम समय काम करने के बाद हमें वहाँ से हम घर आ गए और फिर ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल नवादा में ज्वाइन किए। तब से ये कहानी चल रही है, और आज भी मैं इस समाज कार्य से अलग नहीं हूँ। नवादा पकड़ी ब्राह्मा में एक बड़ा आयोजन क्विज कॉन्टेस्ट के रूप में हमने आयोजित किया, और इस कार्यक्रम में डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो मेरे दोस्त हैं उनका बड़ा योगदान रहा। आर्थिक रूप से उनकी मदद के कारण ही वो हो पाया, उसका सारा खर्चा उन्होंने ही दिया था। इसके बाद नवादा में राष्ट्रीय कवि संगम नाम की एक संस्था थी। नीतीश कपूर जो एक बहुत अच्छे कवि, समाज सेवी और शिक्षक हैं, उनके सहयोग से हमने आयोजित किया। सांसद शिवदेव ठाकुर जी ने उसमें पुरस्कार वितरित किया था, और यहाँ एक ट्रस्ट है शिव महावीर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, उसके माध्यम से बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं। उस कार्यक्रम में भी जो भी संभव होता है वो योगदान देने का प्रयास करते हैं। और ये थी मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी। आपको इस कहानी में कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कम से कम मेरे जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे तो जरूर लिखिए। और मैं आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करने का प्रयास करता रहूँगा।
शिक्षक के रूप में समाज को जो योगदान देना होता है वो दे रहे हैं। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, सृष्टि का निर्माण और प्रलय उनकी गोद में पड़ते हैं। तो शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षा आदमी, किसी को भी आदमी बनाता है। इसलिए हमारा बिहार शिक्षा के कारण ही पूरे विश्व में जाना जाता था। और मैं भी आज इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और अंतिम दम तक ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में जो भी हो सकेगा मैं करता रहूँगा। बस इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। नमस्कार।